तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। ये सोचकर भी अजीब लगता है, और आप भी इसको सोचिए कि एक तरफ एक देश जंग लड़ रहा है और पाकिस्तान का एक हिस्सा अब टूटने वाला, कटने वाला, और उसके बाद एक अलग देश का जन्म होने वाला है। 1971, जिसकी बुनियाद 70 से ही पड़ गई थी। पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के बीच में कैसे जंग हुई, कैसे बांग्लादेश का जन्म हुआ, ये पूरी कहानी डिटेल में आपको सुना रखी है। तो ये कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन इन्हीं जंग के दौरान 2 सालों तक एक तरफ जंग है और एक तरफ पाकिस्तान में एक कहानी, एक स्कैंडल और एक रहस्यमयी मौत। और कमाल की बात यह कि जब जंग के माहौल में सारे अखबार जंग की खबरों से पटे पड़े हों, तो अंदाज़ा लगाइए कि ये कहानी कैसी होगी कि पूरे 2 सालों तक पाकिस्तान के हर न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर, फ्रंट पेज पर एक स्टोरी और तस्वीर इस कहानी की ज़रूर होती थी, जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। लगभग 2 सालों तक इस कहानी के तमाम पहलू और आलम ये था कि कई जगहों पर तो अखबार बांटने पर पाबंदी लगा दी गई थी, ताकि बच्चे इस अखबार में ये जो खबर छप रही है उस न पढ़ पाएँ। पाकिस्तान के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा रहस्यमयी सेक्स स्कैंडल और एक सबसे रहस्यमयी मौत की कहानी है। कहानी 2 लोगों की, इनमें से एक बला की खूबसूरत और दूसरा हिंदुस्तान के तब के इलाहाबाद से माइग्रेट होकर बंटवारे के बाद पाकिस्तान गया एक शख्स, एक शायर, जिसके दोस्त फैज़ अहमद फैज़ जैसे शायर, जोश मलिहा बादी जैसे शायर, गुरु और दोस्त। पाकिस्तान जाने के बाद वो पाकिस्तान के सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देता है, जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी है, और फिर वो वहाँ का आईएएस अफसर बनता है। लाहौर का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, एक सर्वेंट। इतना बड़ा कद पद और बड़ा शायर, नौजवानों की शायरी में उसका अपना एक मकाम, एक नाम। और फिर उसी की एक कहानी, उसकी और उसकी एक महबूबा की कहानी, जो आज भी 54 सालों से एक रहस्य है। पेश है पूरी कहानी। ये कहानी है मुस्तफ़ा हसनैन ज़ैदी की। मुस्तफ़ा हसनैन ज़ैदी बचपन से ही शेर व शायरी लिखने के शौकीन। तब हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक था, अंग्रेज़ों का राज्य था। 1947 में हम आज़ाद हुए, 2 टुकड़े हुए, कुछ लोग पाकिस्तान गए, कुछ पाकिस्तान से भारत आए। उसमें से मुस्तफ़ा हसनैन ज़ैदी का परिवार भी था, जो इलाहाबाद से यूपी के पाकिस्तान शिफ्ट कर गया। पाकिस्तान जाने के बाद मुस्तफ़ा हसनैन ज़ैदी ने वहीं पढ़ाई लिखाई की, फिर वहाँ के सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया, पढ़ने में तेज़, सिलेक्शन हो गया और वो फिर पोस्टिंग मिली लाहौर में, पहले फिर कराची में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डीसी। धीरे धीरे वक्त बीता, एक जर्मन महिला से प्यार हुआ, हसनैन ज़ैदी ने शादी कर ली, 2 बच्चे हुए, सब कुछ चल रहा था। हसनैन ज़ैदी के बारे में ये था कि वो देखने में खूबसूरत, पढ़ने लिखने में होशियार, ऊपर से शायर, और इसी के साथ थोड़े से दिल फेंक मिजाज। ये सब सही चल रहा था कि तभी एक रोज़ कराची के एक क्लब में हसनैन ज़ैदी पहुंचते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात एक महिला से होती है, एक औरत से, और उनका नाम शहनाज गुल। शहनाज गुल के करीबी हलकों में ये मशहूर था कि वो बला की खूबसूरत है। और दूसरी कहानी उनकी ये थी कि उन्होंने अपने से लगभग 20 साल या 25 साल बड़े शख्स से शादी की, जो पहले आर्मी में थे, फिर छोड़ दिया, उसके बाद शादी की, डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने शहनाज गुल से शादी की। शहनाज गुल से भी बच्चे हुए। सलीम नाम था शहनाज गुल के हस्बैंड का। फिर यही एक क्लब में शहनाज गुल और सलीम अपने शौहर के साथ गईं और वहीं मुस्तफ़ा हसनैन ज़ैदी से पहली मुलाकात हुई। इस पहली मुलाकात में ही हसनैन ज़ैदी शहनाज गुल पर फ़िदा हो गए, उसकी खूबसूरती पर फ़िदा हो गए, और अब वो मिलने के लिए बेचैन, पार्टी करने के लिए बेचैन। चूँकि वो एक बड़े सरकारी अफसर थे, तो अक्सर बड़े बड़े क्लबों में पार्टियाँ होती, वो अपने दोस्तों के साथ ले जाते, और फिर सलीम से भी कहते आप भी आइए अपनी बेगम के साथ। सलीम साहब को भी इधर ये था कि भाई हसनैन ज़ैदी एक बड़े सरकारी अफसर है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
तो वो भी पार्टियां में जाते, लेकिन वो इस बात से अनजान। लेकिन फिर धीरे धीरे ये बात चर्चा का विषय बन गया कि हसनैन जैदी और शहनाज गुल के बीच में कुछ है। इसी बीच एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान में करीब 300 के आसपास जो सिविल सर्वेंट थे उनको हटा दिया गया, इल्ज़ाम करप्शन का लगा, और उसमें एक नाम मुस्तफ़ा हसनैन जैदी का था। तो ये डेंट लगा। उधर इश्क था। हसनैन जैदी चाहते थे शहनाज गुल उनके साथ अपने परिवार, शौहर, बच्चों को छोड़कर आ जाए, दोनों शादी कर लें, कहीं विदेश चले जाएं, जर्मनी या कहीं और। लेकिन शहनाज गुल अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने शौहर को छोड़ना नहीं चाहती थी। रिश्ते में थी लेकिन परिवार को नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी तरीके से चलता रहा। धीरे धीरे वक्त बीता। जब वक्त बीता तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हसनैन जैदी को एहसास होने लगा कि शहनाज गुल शायद अब उससे किनारा कशी कर रही है। कई बार वो फ़ोन करते, फ़ोन नहीं उठाती, कई बार मिलने के लिए कहते, वो मिलने नहीं आती। और इस बीच में वो एक बार जर्मनी चली गई, दूरी बन गई। अब ये बात हसनैन जैदी को परेशान करने लगी, गुस्सा आने लगा कि वो कैसे इग्नोर कर सकती है। इन्हीं सब रिश्तों के बीच सब कुछ चल रहा था और ये सारी कहानियाँ चल रही थी। उधर 70 का दौर आ गया। अब इनके रिश्ते को कई साल गुजर गए थे। 70 में पाकिस्तान में एक अलग कहानी पनप रही थी। चुनाव हुआ और उस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की जो पार्टी थी वो ज़्यादा सीट जीत ली। अब उनका प्राइम मिनिस्टर बनना था। लेकिन इधर जो बाकी उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी, उन्होंने ये बर्दाश्त नहीं किया। तो फिर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को दबाना शुरू किया। जंग की नौबत आ गई। पाकिस्तान ने जुल्म किया। उसके बाद हिंदुस्तान बीच में कूदा और अब जंग की आहट लगभग सुनाई दे रही थी। तो पाकिस्तान के हर अखबार में अब इसी जंग वंग की खबर चल रही थी। लेकिन इसी बीच 13 अक्टूबर 1970 एक गर्मी का दिन और उसकी सुबह से रात हुई। हसनैन जैदी अपने घर में और उनका फ़ोन लगातार बिजी। उनके कई दोस्तों ने सुबह से फ़ोन किया बट फ़ोन बिजी आ रहा है। तो फिर कुछ और दोस्तों ने फ़ोन किया। एक दोस्त ने तो उस वक्त वहाँ के टेलीफोन जो दफ्तर था वहाँ फ़ोन कर दिया और कहा कि भाई ये नंबर है और इस नंबर पे लगातार घंटों से बिज़ी आ रहा, तो ज़रा आप देख लीजिए फ़ोन ख़राब तो नहीं है। तो टेलीफोन एक्सचेंज या दफ्तर वाले ने उसको चेक किया और बोला नहीं साहब फ़ोन ठीक है, ये इंगेज्ड, मतलब बिज़ी है। अब सामने वाला परेशान है, इतनी देर से, घंटों से कौन बात कर रहा है। उधर हसनैन जैदी के घर पर कुछ लोग गए, फिर दस्तक दी दरवाजे पे, अंदर से आवाज़ नहीं, दरवाज़ा अंदर से बंद है, फ़ोन मिल नहीं रहा है। और कई दोस्त थे, कुछ शायर भी थे, पर कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। ये बात है 13 अक्टूबर 1970 की, 13 अक्टूबर 1970। इसी दौरान में उधर सलीम परेशान है क्योंकि सलीम की बीवी, उनकी अहलिया शहनाज गुल, वो भी घर से गायब। हसनैन जैदी के घर से फ़ोन नहीं उठ रहा, घर से कोई आवाज़ नहीं है, घर के अंदर दस्तक देने के बाद खुल नहीं रहा है। और इधर शहनाज गुल, सलीम साहब की बीवी, गायब। और दोनों सेम 13 अक्टूबर 1970 की कहानी है। सुबह से शाम हो गई, शहनाज गुल वापस नहीं लौटी। अब चर्चा तो इतना हो चुका था तो सलीम साहब को भी ये शक कि शहनाज गुल शायद मुस्तफ़ा हसनैन जैदी के घर पर है। उन्होंने जाकर पूछा, नौकरों ने कहा कि भाई दरवाज़ा अंदर से बंद है और हम सुबह से आवाज़ दे रहे हैं, खोला भी नहीं किसी ने, और मोबाइल जो लैंडलाइन नंबर है वो लगातार बिजी आ रहा है। अब सलीम के मन में ये भी है कि शहनाज गुल अंदर हैं, हसनैन जैदी अंदर हैं, तमाम तरह की बातें, शक, सवाल उनके जहन में। लेकिन न दरवाज़ा खुल रहा है, न फ़ोन मिल रहा है। वो लौट कर आते हैं, अपने किसी और दोस्त से कहते हैं, तो दोस्त कहता है कि यार आपकी बीवी गायब है, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दीजिए। अब उन्हें बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है कि अगर मैं बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाऊं और कल को शहनाज गुल हसनैन जैदी के साथ बरामद हों तो सोसाइटी, समाज में, मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी। तो इसी डर से वो रिपोर्ट नहीं लिखा रहे। इस चक्कर में पूरी रात बीत जाती है। अब अगली सुबह हो गई, शहनाज गुल अब भी नहीं लौटी। उधर हसनैन जैदी के घर का दरवाज़ा अब भी नहीं खुल रहा है। आखिरकार सुबह लोगों ने मशवरा दिया और सलीम पहुंच गया पुलिस स्टेशन। उन्होंने शहनाज गुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और जब रिपोर्ट लिखाई तो साथ में ये भी लिखाया कि हम लगातार फ़ोन कर रहे हैं,
हो सकता है वो मुस्तफ़ा हसनैन जैदी के साथ हों, घर में हों, लेकिन घर का दरवाज़ा बंद, खोल नहीं रहे हैं, फ़ोन मिल नहीं रहा है। अब मुस्तफ़ा हसनैन जैदी एक बड़े अफसर रहे थे, पुलिस भी जानती थी, तो उसने कहा चलिए चलते हैं। अब ये पुलिस की टीम सलीम साहब को लेके घर पहुंची। जब घर पहुंची तो पता चला कि वाकई दरवाज़ा बंद है और फ़ोन अब भी बिजी है। तो कुछ गवाहों के सामने दरवाजे को तोड़ा गया, अंदर दाखिल होते हैं। जब दाखिल होते हैं तो पाते हैं कि बिस्तर पर जो मुस्तफ़ा हसनैन जैदी हैं वो लगभग बेसुध पड़े हुए हैं, लेकिन कपड़े वो पहने हुए हैं जिनको देखकर ये लग रहा है कि शायद घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, पैंट शर्ट सारी चीज़ें करीने से, सलीके से। और उस कमरे के दरवाजे के पास शहनाज गुल पड़ी हुई, वो भी बेसुध। जो फ़ोन था वो रिसीवर पर नहीं था, नीचे लटक रहा था, और लटकने की वजह से वो लगातार बिजी शो कर रहा था। कमरे के सारे सामान, सोफ़े लुढ़के हुए थे, अलमारी गिरी पड़ी थी, चादर की तमाम सिलवटें इधर से उधर उधड़ी हुई थीं। देख कर लग रहा था कि कुछ यहाँ पे हाथापाई जैसी कोई चीज़ हुई है। लेकिन पहला काम था 2 बेसुध लोगों को अस्पताल ले जाना। दोनों को फ़ौरन जिन्ना अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जाने के कुछ देर के बाद डॉक्टरों ने बताया कि मुस्तफ़ा हसनैन जैदी की मौत हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना 41वां बर्थडे मनाया था, 41वां, यानी कि वो सिर्फ 41 साल के थे। उधर शहनाज गुल को जब डॉक्टरों ने देखा तो पाया कि नहीं, उनकी अभी भी धड़कनें हैं। इलाज हुआ, फिर वो होश में आई। कमरे की तलाशी ली गई तो पता चला कि टेबल पर और बेड पर बहुत सारी कुछ नींद की गोलियां थी, 25-30, और जो डॉक्टरों ने पाया बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वही गोलियां खाई थी हसनैन जैदी ने। शहनाज गुल भी जो बेहोश हुई थी, एक दूसरी तरह की गोली थी, उन्होंने भी वो कंज्यूम किया था। तो अब दोनों ने एक तरह से ये गोलियों को देखकर लग रहा था कि ये खुदकुशी का मामला है, लेकिन एक मर गया, एक बच गया। अब ये खबर अगले दिन अखबार में, क्योंकि एक तरफ एक नौजवान शायर, एक ब्यूरोक्रेट, और दूसरी तरफ शहर की सबसे खूबसूरत लड़की शहनाज गुल, इससे बेहतर मसाला क्या हो सकता था। अब वो तमाम डॉन, जंग, जितनी भी अखबार, ये खबर आ रही है। इधर बांग्लादेश की खबर चल रही है, लेकिन पहले पन्ने पर ये खबर भी अपनी जगह बना रही है। अब वहाँ कंपटीशन हो गया, कौन ज़्यादा तस्वीरें लाएगा, सारे फ़ोटो घर की, अंदर की, बाहर की। और अब अलग अलग सवाल कि उस घर के अंदर सिर्फ 2 लोग, घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद, एक की मौत, एक बेहोश, ये सुसाइड है, मर्डर है, कोई तीसरा था, इसके पीछे की कहानी क्या होगा। अब ये सारी बातें हो रही हैं। पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू की, और पुलिस की शुरुआती थ्योरी यही थी कि शायद दोनों ने खुदकुशी करने की कोशिश की, एक की जान चली गई, एक बच गई। बड़ा सिंपल। क्यों? तो वो कहानी तो ऑलरेडी थी पब्लिक डोमेन में कि दोनों के बीच में इश्क था। लेकिन धीरे धीरे फिर इसमें पॉलिटिकल और बाकी सरकारों का भी इंटरेस्ट बढ़ा। अब उधर ये हो रहा है कि जंग में वो जो कहानियाँ चल रही हैं, पाकिस्तान के जुल्म सितम के, पाकिस्तानी सेना के पूर्वी पाकिस्तान में फिर भारत की एंट्री, तो एक तरह से नेगेटिव स्टोरी थी पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए। इधर एक हाई प्रोफाइल मौत, रहस्यमयी मौत, और ऊपर से एक सेक्स स्कैंडल टाइप। ये स्कैंडल बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये आगे बताऊँगा। तो लोगों की अब दिलचस्पी इसमें बढ़ रही है, और अखबार ने भी भांप लिया लोगों का मूड। अब वो इस खबर को प्राथमिकता से छाप रहे हैं। अब धीरे धीरे ये होता रहा। उसके बाद पुलिस की जांच चलती रही, लेकिन अब हसनैन जैदी के परिवार वालों ने फिर आवाज़ उठानी शुरू की कि शायद पॉलिटिकल प्रेशर, दबाव है, जिसकी वजह से उनके भाई की मौत के सच को छुपाया जा रहा है। फिर ये उंगली उठी कि असल में ये हसनैन जैदी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उनका कत्ल हुआ, और कातिल कोई और नहीं, शहनाज गुल है। अब वो बहुत सारे तर्क दिए जाने लगे कि अगर एक ही तरह से खुदकुशी करनी थी तो दोनों ने एक ही दवा क्यों नहीं ली, शहनाज गुल ने अलग क्यों लिया, हसनैन जैदी ने अलग दवा क्यों ली, कमरे के अंदर कोई आया नहीं, कोई बाहर गया नहीं, वो दरवाजे पे क्यों, वो बिस्तर पर क्यों। और फिर अगर सुसाइड करने वाला शख्स कपड़े पहनकर तैयार नहीं होता, और उनके जिस तरीके से वो सूट बूट पहना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वो शायद घर के बाहर निकलने की तैयारी थे। तो एक निकलने वाला शख्स या कहीं जाने वाला शख्स अचानक बैठकर खुदकुशी करने की सोचे, ये दोनों कंट्राडिक्ट हो रही थी। तो इससे बहस हुई, मामला कोर्ट में गया। फिर कोर्ट ने पुलिस को हुक्म दिया
कि आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस केस की चार्जशीट दाखिल करें और पूरी रिपोर्ट दें। अब पुलिस के ऊपर दबाव आ गया। जब पुलिस के ऊपर दबाव आया और पुलिस ने देखा अखबारों में लोगों की राय, तो ये है कि नहीं भाई, ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। अब पुलिस ने पहली बार कोर्ट के दखल के बाद हसनैन जैदी के घर की तलाशी लेने की कोशिश की। जब घर की तलाशी ली तो एक अलमारी से पुलिस को करीब 4000 पम्फलेट मिले, छोटे छोटे इतने, जो छपवाए हुए थे। और उस पम्फलेट में शहनाज गुल की तस्वीर थी, टॉपलेस, मतलब कमर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। अब एक ब्यूरोक्रेट के घर से शहनाज गुल की तस्वीर, वो भी आधे न्यूड, एक तरह से, क्योंकि टॉपलेस है, इसका मतलब क्या है? और ये 4000 पम्फलेट क्यों छपवाए? अब पुलिस ने जब इसकी तफ्तीश की, कुछ करीबी लोगों से पूछताछ की बात की, तो पता चला कि जब शहनाज गुल जर्मनी गई और फ़ोन उठाना बंद कर दिया और मिलना जुलना छोड़ दिया, तो फिर हसनैन जैदी को एहसास हुआ कि शायद शहनाज गुल की ज़िंदगी में कोई और आ गया है और इसीलिए अब वो उसे दरकिनार कर रही है। तब उन्होंने तय किया कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसे बदनाम कर देंगे। और उसके बाद उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस से 4000 पैम्फलेट छपवाए और उसको उठाकर अपने घर के बॉक्स में रख दिया कि वक्त आने पर इसको बंटवाएंगे। बांटा एक भी नहीं था। और फिर उसी घर से एक डायरी मिली, जिस डायरी में लिखा था हसनैन जैदी ने कि शहनाज गुल पाकिस्तान की क्रिस्टीन किलर, बल्कि कराची की क्रिस्टीन किलर। क्रिस्टीन एक तरह की एक जासूस थी जिसके ब्रिटेन में उस वक्त बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्शन थे और इसी तरह की चीज़ें थी। तो उसने शहनाज गुल को भी क्रिस्टीन किलर का नाम दिया था कराची की। और वो 4000 तस्वीरें। अब जब ये 4000 तस्वीरें आई पैम्फलेट, फिर पुलिस को लगा कि ये शायद ब्लैकमेलिंग का केस हो सकता है। उधर कोर्ट का दबाव। 5 नवंबर 1970 यानी कि 13 अक्टूबर 1970 को हुआ था और उसके बाद अगले महीने 5 नवंबर 1970 को कराची पुलिस ने शहनाज गुल को गिरफ्तार कर लिया और इल्ज़ाम ये लगाया कि जो मुस्तफ़ा हसनैन जैदी हैं उन्होंने ख़ुदकुशी नहीं की बल्कि उनका कत्ल हुआ है और कातिल शहनाज गुल है। इसके पीछे अपनी दलील दी पुलिस ने कि 2 तरह की दवाएं थी, कम असर वाली शहनाज गुल ने खाई, घर के अंदर से 4000 पैम्फलेट मिले जो शहनाज गुल के ख़िलाफ़ जाते हैं, वो लेटर लिखा कि वो कराची की क्रिस्टीन किलर है। तो ये सारी चीज़ें ये इशारा करती हैं कि शहनाज गुल ही कातिल है। अब जैसे ही पुलिस ने गिरफ़्तार किया, पाकिस्तान में एक तरह से भूचाल आ गया, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में इतनी हाई प्रोफाइल स्टोरी, एक सेक्स स्कैंडल, 4000 पम्फलेट्स, एक इतनी खूबसूरत, एक ब्यूरोक्रेट्स, एक शायर और मिस्टीरियस डेथ, होड़ लग गई कि शहनाज गुल की सबसे अच्छी अच्छी तस्वीरें कौन छापेगा। ऐसा एक दिन नहीं था जब ये अक्टूबर 1970 से लेकर लगभग 1972 तक अगले 2 सालों में जब पाकिस्तान का कोई न्यूज़पेपर बिना शहनाज गुल की तस्वीर के छपा हो। अब शहनाज गुल की गिरफ्तारी, और जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पहले तो कोर्ट का ऑर्डर लेकर पुलिस गई। रात का वक्त था शहनाज गुल के घर। शहनाज गुल को जगाया गया, उनके पति शौहर सलीम ने जगाया, पूछा क्या हुआ, बताया पुलिस आई है और गिरफ्तार करने। बोली क्यों? उसने कहा कि ये कत्ल के इल्ज़ाम में। ये सुनते ही शहनाज गुल बेहोश हो गई। बेहोशी के आलम में पुलिस ले नहीं जा सकती थी, पहले होश में लाया गया, फिर ले जाया गया पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद ये पता चला कि वहाँ कोई फीमेल महिला पुलिस वाली है नहीं और वो एक फ़ीमेल है। तो कानून लगभग हमारे और पाकिस्तान का एक है, क्योंकि अंग्रेज़ों की देन थी। तो फिर दूसरी जगह से फ़ीमेल पुलिस वालों को बुलाया गया और उनकी निगरानी में रखा गया। अब इसके बाद मुकदमे की शुरुआत होती है। पूरे पाकिस्तान ने शहनाज गुल को विलन बना दिया था। जब भी शहनाज गुल जेल से कोर्ट तक जाती, तमाम उस वक्त के कैमरे, शुक्र है कि न्यूज़ चैनल के कैमरे नहीं थे, अखबारों के कैमरे थे, फोटोग्राफी, वो चलते रहे और हर दिन कोई ना कोई मिर्च मसाला लगाकर ये खबरें चलती रही। मुकदमा आगे बढ़ता रहा और आखिरकार मई 1972, 4 मई 1972
कोर्ट का फैसला आता है, मतलब 70 के बाद 2 साल तक ये मुकदमा चला। और उससे पहले जस्ट 1971 का वॉर पाकिस्तान हार गई थी, और ज़ख्म ये था कि पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हो चुके थे, बांग्लादेश बन चुका था। लेकिन उधर बांग्लादेश, उधर वॉर, और इधर शहनाज गुल और मुस्तफ़ा हसनैन ज़ैदी की कहानी एक साथ फ्रंट पेज पे अब भी अपना जगह बनाए हुए है। और फिर आई तारीख वही 4 मई 1972, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कहा कहानियाँ तो सब हैं, चाहे वो 2 तरह की दवाओं का हो, 4000 पैम्फलेट्स हों, रिश्तों का हो, मोहब्बत का हो, मोहब्बत में बेवफाई का हो, हाई सोसाइटी में मशहूर शहनाज गुल का हो, लेकिन कहीं से ये साबित नहीं होता है कि हसनैन ज़ैदी की मौत वाकई मर्डर थी या सुसाइड। और अगर मर्डर है तो ये साबित नहीं होता कि शहनाज गुल ने कत्ल किया, और सुसाइड है तो भी ये साबित नहीं होता है कि उस सुसाइड के लिए उकसाया शहनाज गुल ने। तो लगभग 2 साल तक, 2 साल से थोड़ा कम, 18 महीने मान लीजिए, जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद 4 मई 1972 को अदालत ने शहनाज गुल को बरी कर दिया। अब पहली बार शहनाज गुल, जो अब तक इन 2 सालों में मीडिया के कैमरे का सामना कर रही हैं, दुपट्टे से, पल्लू से अपना चेहरा ढककर आना जाना, या अपने दोनों हाथों की कोहनी से, जिस दिन फैसला आया उस दिन वो कोर्ट से बाहर निकली, और कोर्ट से बाहर निकली तमाम कैमरे, फोटोग्राफर के अब भी उनकी तरफ थे। पहली बार था जब शहनाज गुल ने दुपट्टे से या किसी और चीज़ से अपना चेहरा ढकने की कोशिश नहीं की। बाकायदा हर फोटोग्राफर के कैमरे की तरफ आंखों में आंखें डाला, तस्वीरें खिंचाई और वहाँ से निकल गई। इस फैसले के बाद भी शहनाज गुल की कहानी लोग नहीं भूले। धीरे धीरे वक्त बीता, करीब 28 साल बीत गए। 72 में वो बरी हुई। नेक्स्ट 28 ईयर्स, सन 2000 आया। सन 2000 में एक रोज़ एक छोटी सी खबर एक अखबार में आई कि 70s के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल, 70s की सबसे बड़ी मिस्ट्री, डेथ मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री और हाई सोसाइटी के रिलेशनशिप, जिसने वॉर के दौरान भी अखबारों के पन्ने पर अपनी जगह बनाकर रखी, एक खामोश मौत मरी। 2000 में जब शहनाज गुल की मौत हुई तब वो कहीं खबरों में नहीं थी, न किसी तस्वीर में थी। एक छोटी सी खबर आई थी और उससे पाकिस्तानियों को पता चला कि शहनाज गुल की मौत हो गई। जिस शहनाज गुल को 2 सालों तक अखबार ने अपने पहले पन्ने से उतारा नहीं, जब मौत हुई तो किसी ने 2 पैरा भी उसकी मौत के लिए खबर नहीं छापी। और ये कहानी उसी के साथ हमेशा ऐसी रही। आज भी पाकिस्तान में जो 2 तबका है वो मानकर चलता है कि हसनैन ज़ैदी के कत्ल के पीछे एक गहरी साजिश थी। कुछ लोग इसके लिए शहनाज गुल को मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि उस रात यानी 13 अक्टूबर 1970 को उस घर में हसनैन ज़ैदी के इन दोनों के अलावा एक तीसरा शख्स था, और उस तीसरे शख्स ने इन दोनों को इतनी दवा दी थी धोखे से कि उसे लगा था कि ये दोनों मर जाएंगे, और फिर चुपचाप निकल गया। लेकिन वो तीसरा शख्स कौन था, वो तीसरा अजनबी कौन था, ये भी नहीं पता। उस कमरे में उस रात क्या हुआ ये भी नहीं पता। मौत की वजह क्या थी ये भी नहीं पता। उन 4000 पॉम्फलेट्स का आगे क्या होना था ये भी नहीं पता। तो बिना पते के इस सारी कहानी का अंजाम यही है कि आज भी कुछ नहीं पता। लेकिन आज भी इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक मिस्ट्री और स्कैंडल के तौर पर देखा जाता है। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सुधांशु रंजन, इनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सुधांशु जी। और भेजा है कृपाली रावल ने। इसके अलावा आशीष का भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आशीष। एंड ये भेजा है RK महाचंदा ने। वैष्णवी चतुर्वेदी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वैष्णवी। और ये जय शंकर चौबे जी की बिटिया है। साथ ही नागेश तोगरवर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नागेश जी। कोमल का भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कोमल। और ये भेजा है रवि उपाध्याय ने, उनकी बिटिया है शादी। नेहा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नेहा। और ये रोहित गिरी जी की वाइफ हैं। साथ ही सागर दर्जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सागर दर्जी भाई। और ये किशन दर्जी जी के ने भेजा है। इसके अलावा शिखा एंड विभोर,
इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो शिखा जी एंड विभोग जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले कल बहुत सारे मेल आए, लोगों ने अपनी राय भेजी और उसमें जो मेजॉरिटी राय थी, मैं अपनी राय नहीं दूंगा, आप लोगों की राय बताता हूँ पूरी क्रांतिक फैमिली। दिल्ली के 20 साल के जिस बेटे अर्जुन ने अपने माँ बाप और बहन को मारा था, उस पर उन लोगों की राय थी कि जिस तरीके से वो 20 साल का था, 20 साल की उम्र में एक माँ बाप को अपने बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये गलत है। और शायद इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो ये जो मेरे पास जितने भी मेल और वो आए हैं, मैं उसमें मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जिनकी राय थी कि 20 साल की उम्र के बच्चे पर माँ बाप को हाथ नहीं उठाना चाहिए। हर एक की राय अलग हो सकती है, पर लोगों ने लिखा, तो यही बताना था आपको। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।